श्रोताओं, मैं हूं नीरजा माधव। आज हमारे साथ एक प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण देव सिंह जी हैं। अरुण देव सिंह जी के बारे में पहले हम आपको एक संक्षिप्त परिचय दे दें, क्योंकि परिचय उनका बहुत विस्तृत है। लेकिन हम आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा एक परिचय देना चाहेंगे कि अभी एल रामाराव अवार्ड से वो सम्मानित हैं। नासी फेलो के रूप में भी आपका चुनाव हुआ है। बहुत प्रतिष्ठित ये फेलोशिप है। और आपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में यूके, जर्मनी, यूएसए, चाइना, पुर्तगाल और अन्य जो देश हैं उनके साथ बहुत काम किया है। आपके जो मेजर रिसर्च का जो फील्ड है, जिसको क्षेत्र बोलेंगे कि रिसर्च का जो क्षेत्र है, वो ग्लोबल ओशन एंड क्लाइमेट चेंज है, मैरीन माइक्रोपैलेंटोलॉजी है और 30 वर्ष का आपका अनुभव है। आप बीएचयू में मैरीन माइक्रोपैलेंटोलॉजी और ओशनोग्राफी के विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे रिसर्च वर्क आपके अधीन चल रहे हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं काम आपके निर्देशन में। और आप कोचीन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैरीन साइंसेज में बतौर लेक्चरर और रीडर के रूप में भी कई वर्षों तक सेवाएं दी और फिर बीएचयू में प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहे हैं। सबसे बड़ा परिचय ये है कि वैज्ञानिक शोध के अनेक पत्र, अनेक पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के संपादन का भी अनुभव रहा है प्रोफेसर अरुण देव सिंह जी को। तो ऐसे अरुण देव सिंह जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं की ओर से। अरुण देव सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे श्रोताओं की ओर से। एक वैज्ञानिक के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय बहुत क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में बहुत कार्य हो रहा है, शोध कार्य हो रहा है और आप इससे भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर नीरजा जी, पहले तो मैं तो आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया और कि हमारे शोध कार्य के बारे में आम लोगों को जानकारी हो। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरा जो मुख्य जो शोध कार्य का विषय है वो है जो है ग्लोबल ओशन एंड इट्स कनेक्शन विद क्लाइमेट चेंज। तो जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का अबाउट 70% जो पृथ्वी की सतह है जी, वो समुद्र से घिरी हुई है। जी जी। और तो बेसिकली मैं एक भूवैज्ञानिक हूँ और ज्यादातर भूवैज्ञानिक ये भूभाग पर अपना शोध करते हैं और उसमें जो पृथ्वी के कई सारे पहलुओं का अध्ययन करते हैं कि जो है जैसे कि जो है माउंटेन का विकास और जो है नदियों का कैसे जो है उद्गम हुआ और क्या नदियों में चेंज हो रहा है पिछले कई हजार सालों पहले। जी जी जी। या फिर जो है कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो उसके लिए जीवाश्म की स्टडी करते हैं भूवैज्ञानिक लोग जी। और एक जो बहुत मुख्य रूप से जी एक वर्ग भूवैज्ञानिक का ऐसा है जो कि जो है प्राकृतिक संपदा और खोज जो है खनिजों के खोज में अपना बहुत सारी स्टडी करते हैं। लेकिन तो प्रोफेसर अरुण देव सिंह जी, आपको समुद्र के साथ इतना लगाव कैसे हो गया? क्या वो भी भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत? और मैं आपको बता रहा हूँ तो जो है इसी बैकग्राउंड के तो मेरा समुद्र के साथ है। तो मैंने ये सोचा और ये मैंने ही नहीं सोचा, पूरी दुनिया के लोग ये सोचे कि आखिर में पृथ्वी का 70% हिस्सा तो समुद्र से है जी और इस पूरे जो है
जिसको हम कहेंगे जो है ओशंस, मेजर ओशंस, ये इसमें बहुत सारी ऐसी संपदा है जो कि अननोन है, जबकि अच्छा। हमारे पूर्वज जो है इसके बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने समुद्र मंथन किया था। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है कि समुद्र और मंथन के साथ आप जोड़ रहे हैं विज्ञान को आज के। बहुत अच्छा जी, जी। तो ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अब ये सोचने लगे हैं कि जब हमारे भूभाग जो कि केवल जो है 30% है, हाँ हाँ। तो उसके रिसोर्सेज अब तो माने कि इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि अब वो जो है खत्म होने की कगार पे हैं। जी जी। तो अब हमको जो है समुद्र की तरफ जाना पड़ेगा और फिर जो है उसको जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये एक्सप्लोरेशन क्या है? ये एक्सप्लोरेशन ये है कि जो है समुद्र के विभिन्न पहलुओं को, जैसा मैंने कहा कि समुद्र ऐसा है कि ये खजाना है लिविंग और नॉन लिविंग जो है रिसोर्सेज था। अच्छा। और ये जो है समुद्र का रोल जो पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा इसका जो है माने कि इसका रोल है, इसका जो है हिस्सा है। जी, मैं पहले वही जानना चाह रही थी कि जलवायु परिवर्तन में ये जो समुद्र होते हैं इनकी भी भूमिका होती है क्या? इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि ये पूरा जो भूभाग का हिस्सा है इट्स सराउंडेड बाय द ओशन जी। और जब सूरज से जब हीट आती है पृथ्वी पे जी विकिरण के रूप में, so it is absorbed by the land and the oceans both. अच्छा। लेकिन वाटर बॉडी ऐसी चीज होती है कि जो कि जिसमें कि सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो वो सूरज की गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू द लैंड। अच्छा। तो एक तो वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो जो समुद्र की जो लहरें होती हैं समुद्र की, जिसको कि हम बोलते हैं ओशन करंट, वो उस गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। किसको करती हैं डिस्ट्रीब्यूट? उस गर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ऑल ओवर द ग्लोब। अच्छा। सूरज की धाराओं माने कि इस जो है समुद्र की धाराओं द्वारा जो गर्मी एब्जॉर्ब की जाती है समुद्र की धाराओं द्वारा वो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जो है ध्रुवों की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ वो ट्रांसफर करती है। अच्छा। और इससे क्या होता है कि पूरी पृथ्वी का तापमान वो मेंटेन रहता है। अच्छा। और यदि ये ओशन करंट्स ना हो तो ये पृथ्वी एक तो जो है भूमध्य रेखा के आसपास तो जल जाएगी और ये जो है ध्रुवों के पास ये बहुत ही ठंडी हो जाएगी। अच्छा। तो एक तरीके से ये पृथ्वी के टेम्परेचर को ये मेंटेन रखती है। ये जो करंट है जो एब्जॉर्ब करती है ओशन करंट, हाँ। बिकॉज ओशन करंट प्ले ए मेजर रोल इन ट्रांसफरिंग द हीट। सो अब आप ये सोचिए कि अगर ये ओशन सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर ओशन सर्कुलेशन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो ये हीट का ट्रांसफर चाहे ज्यादा होगा चाहे कम होगा। जी जी जी। और फिर उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट होगा कि ये जो है अर्थ का टेम्परेचर भी चाहे घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा, एक कौतूहल मेरे मन में आ रहा है प्रोफेसर अरुण देव सिंह जी, आप तो वैज्ञानिक हैं और समुद्र विज्ञान में तो आपकी गहरी रुचि है, तो हम लोग अपने श्रोताओं की ओर से हम जानना चाह रहे हैं कि कभी कभी कहा जाता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ गया या घट गया, तो क्या उससे भी प्रभाव पड़ता है जलवायु पर? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। अच्छा। तो आपको मैं जब बताया ना कि जब ये जो है जी, तो जब ओशन सर्कुलेशन में जब परिवर्तन होगा हाँ, तो
जो अर्थ के टेम्परेचर में, पृथ्वी के टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। हाँ जी। और जब पृथ्वी ज्यादा वार्म होगी, जब टेम्परेचर में माने कि जब हाई टेम्परेचर होगा जी, तो जो ध्रुवों पर जो आइस है, जो हमारे जो कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जी, वहां पे बहुत बड़ी आइस शीट है। तो आइस शीट जब मेल्ट होगी तो वो मेल्ट हो करके फिर आपका जो है समुद्र का जल स्तर वो बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं सी लेवल राइज। जैसे कि आजकल के समय में जी, ओशन सर्कुलेशन, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से जो है एज ए ओशनोग्राफर, एज ए ओशनोग्राफी स्टूडेंट, आई कैन से जी, that ocean currents, it acts like a conveyor belt. अच्छा, तो वो कन्वेयर बेल्ट इस समय धीमी पड़ गई है। अच्छा, वर्तमान में धीमी पड़ी है। धीमी पड़ने का मतलब हुआ कि जो लोअर लैटिट्यूड की जो हीट जो मिल रही है, जिसको कि ओशन एब्जॉर्ब करता है, वो ध्रुवों की तरफ उतनी नहीं जा रही है। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और फिर तब क्या हो रहा है कि जब वो करंट जब जाती है तो वो हीट जो है ट्रांसफर होती है और फिर तब वो मेंटेन होता है। तो चूंकि वो वार्मिंग बढ़ रही है और इससे वो ध्रुवों की आइस वो मेल्ट हो रही है, इससे जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। और इससे जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ओह, तो क्या प्रोफेसर अरुण देव सिंह जी, ये बताइए कि क्या इसमें कुछ मानवीय त्रुटियां भी हैं? क्या हम लोग भी उसके कारण हैं या प्राकृतिक रूप से ऐसा हो रहा है? एकदम। अब मैं आता हूँ दूसरे एस्पेक्ट पे, दूसरे पहलू पे। जी। ओशन इज सराउंडेड बाई एटमॉस्फेयर, आई मीन अर्थ इज सराउंडेड बाई एटमॉस्फेयर। जी। और ये जो है कि ओशन जो है ये एटमॉस्फेरिक गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। तो उस रूप में भी मान लीजिए जो ह्यूमन इंड्यूस, जैसे कि माने कि मानव के एक्शन से आजकल बातें चल रही हैं कि ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। जी जी जी। तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है CO2, ग्रीन हाउस गैसेस है मीथेन, ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये मेनली वी टॉक अबाउट द CO2। तो जो ये CO2 की मात्रा जो इंक्रीज हो रही है मानवीय एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी से, उसको भी ओशन एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। तो वो भी एक तरीके से वो रेगुलेट करता है, क्योंकि ऐसा है कि पृथ्वी पे जो है 70% जो है ओशन का हिस्सा है। जी। तो ज्यादातर गैसें वो एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, तो वो नॉर्मल रखता है। लेकिन उसका असर क्या पड़ता है जी, कि जो CO2 गैस जो एब्जॉर्ब करेगा ओशन, वो ओशन में और फिजिको केमिकल चेंजेस लाता है। अच्छा। जैसे इस सब जो है ओशन वाटर जो है एसिडिक हो जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा CO2 वाटर में एब्जॉर्ब होगा तो वो जो है एसिड फॉर्म होगा जी, और उसका असर समुद्र के जीवों पे पड़ता है। जी जी। उसको उस प्रक्रिया को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ये तो मान लीजिए कि प्रदूषण या मानव जनित है। ये जो समुद्र का मतलब एक सामान्य श्रोता की जिज्ञासा है, ये आप वैज्ञानिक हैं, आपके पास उसकी व्याख्या बहुत समीचीन होगी, बहुत अच्छी होगी, उसी को हम जानना चाहते हैं
कि समुद्र का जो जल होता है वो बहुत खारा होता है, नमकीन जी होता है। तो ये जी, क्या प्राकृतिक रूप से है ना? ये प्राकृतिक रूप से खारा है। हम्म। हाँ, ये जो है समुद्र का जल ये प्राकृतिक रूप से खारा है। उसका उस और एसिडिक होने से मतलब नहीं है। ना, अब समुद्र का जल जो है एसिडिक नहीं होता, तो ये खारा होता है। जी। और जब इस तरीके की CO2 का जो है माने कि उसमें जो है एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो ये जो है एसिडिक होता है। हाँ। CO2 के एब्जॉर्ब होने से एसिडिक हो जाएगा। जी जी जी। और फिर जैसे कि आजकल जो है माने कि जो कोरल्स होते हैं, मूंगे मूंगे की चट्टाने, वो समुद्र के भीतर होती हैं। वो समुद्र के भीतर होती हैं। अच्छा। तो वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं और वो बेसिकली वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं हाँ। और वो डिजॉल्व होने लगती हैं। ओह। तो पूरी जो है माने कि मूंगा का जो कॉलोनी है, इकोसिस्टम है, तो हम्म। वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी 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 जी। स- तो क्या? साथ में इसका जी 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 बताएं। साथ में इसका एक पहलू और है हम्म। जो कि हमारा माने कि उस पर जो है विशेष हम लोगों का शोध जो है केंद्रित है। हम्म। वो ये है कि आजकल जो बात करते हैं कि जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम्म। हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है पास्ट में क्या हुआ है पृथ्वी में, जी। इस तरीके के चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम्म। इसका अध्ययन करते हैं। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि अतीत में भी क्या कुछ समुद्र और जलवायु में परिवर्तन हाँ, हुए थे क्या? कैसे अध्ययन करते हैं? एकदम। तो हाँ। वो जो है अतीत का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसका कारण है हम्म। कि जब तक जो है अतीत का अध्ययन हम नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि जी। आगे आने वाले समय में या आज जो हो रहा है हम्म। वो प्राकृतिक चेंज है कि मानव जनित है, अच्छा। जी जी। और आगे किस तरीके के चेंज होंगे हम्म। उसको भी एक आइडिया लेने के लिए हमको अतीत का अध्ययन करना जरूरी है, और वो हम लोग बेसिकली करते हैं। तो अतीत का अध्ययन करने के लिए मान लीजिए कि भूगर्भ विज्ञान में जब स्थूल रूप में देखें तो जो चट्टानें हैं या पृथ्वी की सतह है या पहाड़ है, इनको तो आप देख सकते हैं। क्या ये अतीत का अध्ययन करने के लिए जो समुद्र का जल है इससे करते हैं या कुछ और नहीं नहीं, प्रक्रिया? हम क्या करते हैं हम्म। कि जैसे यहाँ पे चट्टाने हैं भू पर, हाँ। तो आपको चट्टाने तो दिखाई पड़ती हैं, जी। लेकिन आप समुद्र की तलहटी में जब जाएंगे हम्म। जो कि कई किलोमीटर वाटर बॉडी के नीचे है समुद्र की सतह, हम्म। वो भी ऐसे ही मिट्टी और चट्टानों की बनी है। अच्छा। उसको ड्रिल करते हैं हाँ। और फिर वहां से उन मिट्टी और चट्टानों को जो कि जो है डिपॉजिट हुई हैं हाँ हाँ। हजारों और लाखों सालों पहले, जी। उसको ड्रिल करके हम बाहर निकालते हैं। हम्म। और विशेषकर मैं माइक्रो पैलेंटोलॉजिस्ट हूँ, जैसा जी आपने बताया जी हमारी। जी 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 बिल्कुल। उन चट्टानों से हाँ हम माइक्रोफॉसिल को सेपरेट करते हैं। हाँ। ये माइक्रोफॉसिल क्या है कि ये सूक्ष्म जीवाश्म है। सूक्ष्म जीवाश्म, हाँ, इनको माइक्रोफॉसिल माइक्रोफासिल। माइक्रोफॉसिल। आप मान लें कि जीवाश्म तो मतलब हम सभी ज्यादातर लोग जो है स्कूल में भी पढ़ाया जाता है हम्म। कि जीवाश्म तो वो चीज है कि जो कि माने किसी भी जीवन का, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जी। अगर वो हार्ड पार्ट है उसका, चाहे जो है माने कि जो है स्केलेटन हाँ या शेल जो हाँ उस बॉडी को जो है कवर करता है, हाँ। जब एनिमल वो मर जाता है तो वो जी। चूंकि हार्ड रहता है तो हाँ। वो मिट्टी और जो सेडिमेंट्स हैं उसमें डिपॉजिट हो करके और फिर वो जो है प्रिजर्व हो जाता है, जो है जी। उसका जो है रक्षण हो जाता है, हाँ। सुरक्षित रहता है। तो उसी को बोलते हैं उसी को माइक्रोफॉसिल। बोलते हैं जीवाश्म।
जी। अब ये माइक्रोफासिल क्या है? सूक्ष्म जीवाश्म। देखिए, समुद्र में तो इस तरीके के पेड़ पौधे तो समुद्र में है नहीं, लेकिन समुद्र में लाखों करोड़ों तरीके के जो है प्राणी और प्लांट्स हैं। अच्छा। तो अगर आप जो है एनिमल्स की बात करेंगी तो छोटे एनिमल्स भी हैं, बड़े एनिमल्स भी हैं, लाइक व्हेल्स एक्सेट्रा। जी जी जी। और जब आप जो है पौधों की बात करेंगी तो समुद्र में जो है एल्गी होती है, एल्गी, माइक्रोस्कोपिक साइज एल्गी। हाँ हाँ। और ये माइक्रोस्कोपिक साइज एनिमल्स हाँ। और माइक्रोस्कोपिक साइज एल्गी ये जो है स्केलेटन बनाते हैं, हार्ड पार्ट। और जब ये मर जाते हैं जी, तो वो सारे स्केलेटन वो समुद्र की तलहटी पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इन्हीं को एकत्र करके आप अध्ययन करते हैं? इन्हीं को एकत्र करके हम अध्ययन करते हैं। कैसे एकत्र करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब देखिए, ओशन में उतना हजारों मीटर नीचे जाना तो मुश्किल है। इसके लिए हम जो है बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड जो शिप होती हैं, जिसमें कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है ड्रिलिंग मशीन्स लगी होती हैं और तमाम जो है डेटा कलेक्शन के लिए जी सारे इक्विपमेंट्स वहां पे होते हैं। अच्छा। इसमें से एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड एक जो है शिप है जो ओशन ड्रिलिंग के लिए ही है। उसका नाम है ज्वाइडिस रिजोल्यूशन। तो क्या ये कि भारत का है या पूरे विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं उनके लिए? ये भारत का नहीं है, ये विश्व के बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं जी, वो सब इकट्ठा होकर के एक जो है कंसोर्टियम बनाया और एक प्लान ये बनाया कि हमको पूरी दुनिया के वर्ल्ड ओशंस को एक्सप्लोर करना है और ड्रिल करना है और ये मटेरियल ला करके अध्ययन करना है जी। उस प्रोग्राम को। एंड दैट प्रोग्राम स्टार्टेड इन लेट 60s अंडर डीप सी ड्रिलिंग प्रोग्राम। अभी उसका नाम बदल गया है इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। अच्छा अच्छा जी। और तो इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के बैनर पे वो शिप है ज्वाइडिस रिजोल्यूशन। जी। और भी नई शिप्स कुछ आई हैं जो कि जो है जापान में बनी है। जी। उसका नाम कुछ दूसरा है, लेकिन बहुत फेमस है ज्वाइडिस रिजोल्यूशन। वो पूरी दुनिया के वर्ल्ड ओशंस में उनका जो है एक्सपीडिशन जो है चलता रहता है। तो क्या वो सभी विद्वानों को आप जैसे वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं? नहीं, उसमें अभी क्या है कि पिछले 10-15 सालों में ये हमारा जो है हमारा कंट्री एक मेंबर बना जो है उस कंसोर्टियम का। और उससे लाभ क्या हुआ कि जो है एक एक्सपेडिशन में जी इंडिया एक साइंटिस्ट को भेज सकती है। अच्छा। 1 और मैक्सिमम 2। तो प्रतिवर्ष होता है? ये प्रतिवर्ष होता है और ये हमेशा जो है दुनिया के समुद्र में वो जहाज हमेशा माने कि फिर कभी मेंटेनेंस के लिए तो वो ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है रुकता है, नहीं तो ये चलता ही रहता है। अच्छा। तो ये क्या जो माइक्रोफॉसिल या जो आप एकत्र कर रहे हैं इस शिप के द्वारा, तो जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे तेल है और अन्य चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है मनुष्य जाति के लिए, तो इन स्रोतों को खोजने में भी मदद मिल रही है? बहुत ही मदद मिलती है। एक्चुअली क्या है कि जब ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसी समय से तो ये जो माइक्रो पैलेंटोलॉजी तो ये डेवलप होना शुरू हुआ जी। उसका रोल क्या है, क्योंकि माइक्रोफॉसिल ये बहुत ही छोटे जीव हैं तो ये बहुत सारी संख्या में पाते हैं, तो ये थोड़ा सा भी मटेरियल मिलेगा तो हमको बहुत ज्यादा नंबर इसका मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि ये इंडिकेट करते हैं कि उस
रॉक की एज क्या थी, एज हम बता सकते हैं माइक्रोफॉसिल से। अच्छा, जी जी। दूसरी चीज है कि वो देखिए, ये जो पेट्रोलियम है या कोई हाइड्रोकार्बन है, तो वो एक विशेष वातावरण में ही बनता है, और जो है उस वातावरण में एक विशेष तरीके का माने कि एक विशेष तरीके का वो जीव ही होता है। जी जी। जैसे जैसे कि ऑक्सीजन कंडीशन अगर वाटर में बहुत कम है, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे जो है लाइफ नहीं होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी लाइफ होती है जो कि आपको ये बतावे कि यहाँ ऑक्सीजन कंडीशन बहुत कम है, यहाँ ऑक्सीजन कंडीशन बहुत ज्यादा है, इसका टेम्परेचर इतना रहा होगा, इसका टेम्परेचर इतना रहा होगा। जी, तो प्रोफेसर अरुण देव जी, बड़ी रोचक दुनिया है समुद्र की। हमारे समय की जो सीमा है, बहुत आनंद आ रहा है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा समुद्र के बारे में जानना, और जो नई 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 रिसर्चेज हो रही हैं आप लोगों के माध्यम से, उसके बारे में जानना। चलते चलते केवल एक प्रश्न हम करना चाहेंगे। समुद्र मंथन की बात आपने की, समुद्र मंथन हुआ, विष भी मिला, अमृत भी मिला, और भी बहुत कुछ मिला। क्या फिर आप समुद्र मंथन करेंगे, विष को छोड़कर अमृत मानव मात्र के लिए देंगे? हाँ, समुद्र मंथन एक्चुअली क्या है जी, ये समुद्र मंथन तो हम लोगों को करना ही करना है जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें से इतने जो है अमृत अभी निकलने, अभी तो आप ये समझिए कि मैंने आपको बताया कि इतने 30-40 सालों में जो है दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूट में शोध चल रहा है, अलग अलग समुद्र में, अलग अलग जो है पहलुओं पे। अच्छा, लेकिन ये अभी है कि ये ड्रॉप इन द ओशन, अभी केवल हम ओशन का बूंद मात्र ही समझ पाए हैं। क्या बात है, इतना अथाह ज्ञान है। हाँ। और ये समुद्र का तो ये एस्टिमेट है कि इसमें से बहुत सारी आपकी फार्मेसी के लिए बहुत सारी जो है मेडिसिन, या आप समझिए कि जो है फिशरीज और बहुत सारे जो है नेचुरल जो है रिसोर्सेज पूरे सब भरे पड़े हैं। इसको जो है एक्सप्लोर करना जरूरी है, और अब हम लोगों को जो है करना ही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का जो 30% भूभाग का हिस्सा है वो अब लगभग रिसोर्सेज वहां से खत्म हो रहे हैं जी, और अब हम लोगों को जो है जो कि 70% का हिस्सा है, जो कि बहुत कम हमको जानकारी है जी, उसको अब हमको वहां पे फोकस करना चाहिए। तो एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ यह भी है कि क्या मानव सभ्यता के विकास में यदि हमारे भूभाग के संसाधन खत्म हो गए, तो समुद्र के ऊपर भी हम एक तरह से आक्रमण करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी तो संसाधन खत्म होने की नौबत आ सकती है, फिर क्या करेगा मनुष्य? न वहाँ पे देखिए पहले तो ये है कि संसाधन, पहले तो हमको जानकारी नहीं है कि वहाँ पे कितना क्या संसाधन है। जी। दूसरी चीज है कि हमको उस संसाधन को प्रयोग में लाने के लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी। जी जी जी। कि मान लीजिए आपने खोज भी लिया, कोई संपदा वहां पर है, जैसा कि बहुत सारी जगह माने कि ऐसा है कि पूरी दुनिया में लोग इस पे लगे हुए हैं। जैसे आजकल जो है कि एक है कि अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स फॉर पेट्रोलियम, गैस हाइड्रेट, तो ये अल्टरनेट जो है सोर्स है एनर्जी का जी। और समुद्र में बहुत सारी जगहों पे गैस हाइड्रेट का ह्यूज जो है रिजर्व है जी। लेकिन गैस हाइड्रेट को निकालना, उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि वो अभी तो पूरा
सारी संपदाओं को ढूंढना है, जी जी। टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। हाँ। और अभी तो समुद्र को एक्सप्लोर करना है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन हमें लगता है कि शुरुआत हुई है तो आप लोग खोज ही लेंगे बहुत कुछ। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा संयमित करके रखे, मर्यादित जीवन जिए। तो प्रोफेसर अरुण देव सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने समुद्र विज्ञान के बारे में और समुद्र के विषय में हो रहे नए शोधों के बारे में आपने जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपको मैं अपने श्रोताओं की ओर से बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।